अच्छा यार, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, है कि नहीं? वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो क्या पढ़ा था हमने कि मान लो यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में सेपरेशन R है। तो इस सिस्टम को बनाने में एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क करना पड़ेगा वही इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी थी U, वो थी K Q1 Q2/R। ओके, तो हमने एग्जांपल भी लिए थे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट फॉर सिंपल सा। मान लेते हैं अपने पास ये है 3 सिस्टम है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ -2Q है, यहाँ पे भी Q है। ओके, ये जो है वही इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। तो ये साइड जो है A है, ये भी A है, ये भी A है, तीनों साइड A हैं। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो पेयरिंग बनानी है बस, या वही 1 बाय 1 पेयर बना सकते हो। तो सिमेट्रिक सिस्टम नहीं है, एसिमेट्रिक है। 2Q है, वहाँ पे Q, वहाँ पे Q। तो उसके इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखें -2Q की, और इसके बीच में, फिर इसकी और इसके बीच में, फिर इसकी और इसके बीच में। तो ये 3 पेयर ही बनेंगे। तो उस केस में देखें तो इसकी और इसके बीच में होगा, अगर टोटल एनर्जी सिस्टम की देखें तो इसकी और इसकी हो जाएगी -K -2Q इंटू Q/A प्लस इसकी होगी, अब इसकी ये हो जाएगा K -2Q इंटू Q/A प्लस इसकी और इसकी हो जाएगी KQ² तो ये टोटल हो जाएगा ये -2KQ² -2KQ² तो -4KQ² प्लस तो -3KQ²/A। तो ये सिस्टम की टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब माइनस और प्लस साइन का क्या सिस्टम है वो मैं एक बार थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है? तो दोनों में फ़र्क क्या है कि नहीं? तो एक में मान लो, देखो है क्या, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अब मेरे पास 2 है। एक मान लो ये सिस्टम है जहाँ पे एक में चार्ज है +Q और यहाँ पे है -Q। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो R है। ओके, एक दूसरा सिस्टम है जो है, मान लेते हैं यहाँ पे, जो कि है +Q और +Q। ओके, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। तो मैं कह रहा हूँ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी KQ²/R और इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी मतलब वैसे तो K लिखोगे, इधर Q है उधर -Q है R, तो ये हो जाएगा -KQ²/R। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, उसका मीनिंग देख लेते हैं। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी कैसे कहा था, एक तो आप ये देख सकते हो कि ये बाउंडेड है, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये प्लस, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। इनमें रिपल्सिव फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। जैसे ग्रेविटेशनल में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होती है। बट इसका सॉलिड रीजन वही बेसिक डेफिनेशन कि हमें जितना वर्क करना पड़ेगा। अब मान लो कि ये +Q यहाँ पे फिक्स है, हम -Q को ला रहे हैं कहाँ से, इन्फिनिटी से। तो उसको एक्सटर्नल एजेंट को यहाँ से इसको यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज Q के अगेंस्ट, वही जो है वर्क डन बाय, वही पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की हो जाएगी। अब देखो है क्या कि मान लो कि यहाँ पे कहीं पे ये -Q था जब हम इसको ला रहे थे, या एक्सटर्नल एजेंट इसको ला रहा था, तो इस पर कूलम फोर्स किस डायरेक्शन में था? ये +Q इस -Q को अट्रैक्ट कर रहा था, इस डायरेक्शन में F इलेक्ट्रोस्टैटिक था। बात समझ आई? और फिर अगर इसको एक्सेलरेट नहीं होने देना है तो इसका एक्सेलरेशन 0 रखना, तो एक्सटर्नल को इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि इसके इक्वल होगी। तो ये इस डायरेक्शन में F एक्सटर्नल लगाएगा फोर्स, है कि नहीं? तो अब ये देखो, थ्रू आउट द यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में हमेशा ये F एक्सटर्नल की फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन Q चार्ज का डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है ना यार। तो अगर -Q का डिस्प्लेसमेंट देखें तो इस डायरेक्शन में है,
इस पे एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, तो ये एफ एक्सटर्नल था, तो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल क्या होगा, नेगेटिव, है कि नहीं। तो इसमें जो है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो है वो नेगेटिव होगा और वो इतना होगा। वहीं पे यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब हम इसको इन्फिनिटी से ला रहे थे, तो यहाँ पे जब चार्ज क्यू था, ये वाला क्यू जब यहाँ पे था, तो ये क्यू इस क्यू को रिपेल कर रहा था, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इस डायरेक्शन में थी, और इसका अगर एक्सेलरेशन 0 रखना था तो एफ एक्सटर्नल को इधर फोर्स लगाना था इक्वल अपोजिट। तो इस केस में ये एफ एक्सटर्नल की फोर्स की डायरेक्शन ये थी और क्यू चार्ज भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा था, ठीक है ना। तो उसी डायरेक्शन में फोर्स थी, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल नेगेटिव था। तो ये एक आप देख सकते हो बेसिक डेफिनेशन से, क्यों क्यू माइनस प्लस क्यू में नेगेटिव। हाँ, अगर पॉजिटिव दोनों माइनस माइनस होते तो ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, तो वही हो जाता है, उस पर भी रिपल्शन होती, फिर इस माइनस पे रिपल्शन होती, तो रिपल्शन होती तो एफ इलेक्ट्रिक इधर होता, तो एक्सटर्नल को भी इधर फोर्स लगाना पड़ता है, जैसे इस केस में था, है कि नहीं। जब रिपेल हो रहा था तो इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में था, तो उसमें वर्क डन पॉजिटिव होता है। और वो ये आप देख सकते हो कि माइनस क्यू इधर है और माइनस क्यू इधर है, तो और ये डिस्टेंस आर है, तो मैं लिखूंगा जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी के माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू बाय आर, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस का जो है वो खेल था इसमें पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, अब जो है पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उस केस में सिर्फ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंडर चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी जो है एनर्जी कंजर्व रहेगी, और उसका जो है हम काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। कैसे, कई जगह यूज़ कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का, सबसे अच्छी चीज़ है। तो क्या है कि मान लो अपने पास यहाँ पे चार्ज है Q1 मान लेते हैं, यहाँ पे जो है वो Q2 है, दोनों सेम है, ये Q1 है ये Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है मान लेते हैं R। ओके, अब क्या कर दिया है कि ये तो फिक्स है, ये वाला चार्ज, इसको हमने रिलीज कर दिया। ओके, इसका मान लेते हैं, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, दोनों का मास m है, चार्ज अलग अलग है दोनों पे। तो इसको भी हमने इसको रिलीज कर दिया। अब रिपल्शन है तो ऑब्वियस सी बात है, ये रिपल है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगी, तो इस डायरेक्शन में एक्सलेट होगा तो मूव करेगा। तो मुझे बताना था कि यहाँ से डिस्टेंस जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा मूव करता करता, जब यहाँ से डिस्टेंस 2r हो जाएगी, है कि नहीं, तो वहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी। ओके, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो उस केस में कैसे करेंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं जो है एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रही है ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इनिशियल टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी में क्या क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इसकी तो जो है काइनेटिक 0 रहेगी हमेशा, ठीक है। तो सिस्टम की अगर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल देखें तो सिस्टम में इसकी काइनेटिक तो इनिशियल भी 0 है, फाइनल भी 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, तो इनिशियल काइनेटिक 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, प्लस इनिशियल पोटेंशियल Q1 Q2 बाय R, है कि नहीं, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक, इसकी तो 0 है, इसकी है, तो इसका मास m है, तो उस केस में फाइनल काइनेटिक हाफ mv², जो कि मुझे कैलकुलेट करना है v², प्लस फाइनल पोटेंशियल Q1 Q2। अब फाइनली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है वो पता चल जाएगा v की वैल्यू क्या आएगी। मेरे ख्याल से ये आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 - 1k, तो ये हो जाएगा k Q1 Q2 बाय R m √, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन कैसे, मतलब और क्या कर सकते हैं हम, तो ये मैं एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। आपको क्या करना है कि मान लें कि अपने पास यहाँ पे एक चार्ज Q रखा है, ठीक है, फिक्स है,
और उससे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी क्यू चार्ज मास m का पार्टिकल जो इन्फिनिटी से है, मैंने काफ़ी लार्ज डिस्टेंस से वेलोसिटी v नॉट के साथ जो मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो जैसे जैसे ये पास आएगा तो ये इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में है कि नहीं। अभी ये इन्फिनिटी से है तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। एक टाइम आएगा जब ये रुक जाएगा, रुक जाने के बाद वापस चलना स्टार्ट करेगा। तो मान लेते हैं ये यहाँ पे है जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो बताना है कि ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस r क्या होगी, या आप कह सकते हो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना है आर क्या होगा, आर मिनिमम जो है वो क्या होगा। ये ट्राई करो। अब देखते हैं, मान लेते हैं मुझे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ओके, जिस कैसे सिस्टम की, अभी हमने इंडिविजुअल चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना सीख लिया था। मान लेते हैं मुझे करनी है उसकी, ये एक अपने पास चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज क्यों है, शेल है, स्फेरिकल शेल। तो इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस सिस्टम को बनाने में इसकी रेडियस जो है वो r है, इस सिस्टम को बनाने में एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क करना पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि पहले इस पेरिफेरी पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। अब मैं वहाँ से जो चार्ज ला रहा हूँ 1 by 1 और यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इसके पेरिफेरी पे, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ हर बार। तो उस केस में जब टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा तो बताओ उस लाने वाले ने कितना वर्क किया। तो है क्या, इस प्रोसेस में क्या हो रहा होगा कि सारा चार्ज हमेशा ही पेरिफेरी पे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो ये अगर आर है तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज क्यू हुआ है कि नहीं, तो ला रहे थे तो इंक्रीज कर रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे मान लेते हैं चार्ज क्यू है। तो यहाँ इन्फिनिटी से हम चार्ज लाए कितना, स्मॉल चार्ज डी क्यू, ठीक है। तो डी क्यू को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के, इसके सरफेस तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, है कि नहीं। वो अगर देखें तो उस हिसाब से, तो जब ये चार्ज हम वहाँ से एक्सटर्नल एजेंट वहाँ इन्फिनिटी से यहाँ ला रहा होगा तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट तो उसको वर्क करना है। तो जब भी जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये चार्ज, तो ये हमेशा ही स्फेरिकल शेल से बाहर है, ठीक है। तो जब पॉइंट चार्ज स्फेरिकल शेल से बाहर है तो उस केस में अगर मुझे इसकी वजह से मैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लूँ, उसको डी क्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो डी क्यू पे फोर्स पता चल जाएगा। तो उस केस में मैं इस पूरे चार्ज क्यू को सेंटर पे कंसीडर कर सकता हूँ अगर स्फेरिकल शेल से बाहर पॉइंट है। तो यही हमने गॉस लॉ में देखा था ना यार, कि इसकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी जो इसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा होता। तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर पे चार्ज क्यू कंसीडर कर लेता हूँ तो यहाँ से डी क्यू को ला रहे हैं कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो डी क्यू को कहाँ ले आए, सरफेस पे। तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, जो स्मॉल एनर्जी होगा डी यू या स्मॉल वर्क डन, वही जो एक्सटर्नल एजेंट ने किया, वो क्या होगा, के क्यू डी क्यू बाय आर। आर कौन सा, कैपिटल आर, ठीक है।
तो इतना ही वर्क डन जो है उस एजेंट ने किया हुआ है इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में। तो ऐसे ही अभी डी क्यू आ गया, तो इस डी क्यू को एक पॉइंट पे नहीं रखा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके ऊपर, तो इसकी रेडियस चेंज नहीं हो रही, हम ये कंसिडर कर रहे हैं। तो उस केस में अब एक बार और फिर डी क्यू लाए और डी क्यू लाए, तो हर छोटे छोटे डी क्यू को लाने में हमें अलग अलग वर्क डन करना पड़ा। तो फिर हम सभी वर्क डन को ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन पता चल जाएगा। तो उस केस में इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है। तो क्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, इनिशियली 0 था, फाइनली जो है वो क्यू हो गया, है कि नहीं। तो उस केस में टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा k/r, तो कांस्टेंट है, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा q²/2 और लिमिट हो जाएगी 0 से q, तो ये सिंपली हो जाएगा kq²/2r। तो ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी है इस सिस्टम को बनाने में, स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल को बनाने में जितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ा, तो वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है और वो kq। इसको कई बार सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, होमवर्क क्या है, आपको पता चल गया कैसे करना है। तो ये आसान क्वेश्चन था जो मैंने किया, तो डिफ़िकल्ट आपको करना है। तो डिफ़िकल्ट में क्या है कि मुझे बताना है कि अगर मुझे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल स्फीयर बनाना है, ठीक है, ऐसा जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम, इसमें भी टोटल चार्ज क्या हुआ है, ओके। अब इसकी डेंसिटी जो है वो रो कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रो हर जगह सेम है। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो मुझे इसकी एनर्जी सेल्फ, इस सिस्टम को बनाने में जितनी एनर्जी या जितना वर्क डन करना पड़ा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो इस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो करनी कैसे है वो मैं हिंट दे देता हूँ। तो हिंट ये है कि आपको पता है कि अब आप जो है इसको, जैसे हम यहाँ पे सरफेस पे ही इकट्ठा कर रहे थे चार्ज को, लेकिन अब जो है थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जब चार्ज ला रहे होंगे तो धीरे धीरे चार्ज जो है करेंगे तो छोटा स्फीयर बनेगा, फिर उस पर थोड़ा सा और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, तो फिर वो थोड़ा सा बड़ा स्फीयर बन जाएगा। तो इस केस में हम ऐसे जब चार्ज ला रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में मान लो किसी भी इंस्टेंस पे रेडियस उसकी आर है, ठीक है, तो डी क्यू जो चार्ज लाएंगे इन्फिनिटी से, उसकी वजह से इसकी रेडियस में थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। तो मान लो इसकी रेडियस जो है वो डी आर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया वेरी क्या कर रहा है, चार्ज तो वेरी कर ही रहा है। मान लो उस इंस्टेंट पे इस पे चार्ज क्यू था, तो हमें पता है क्यू को पूरे स्फीयर के को भी सेंटर पे मान सकते हैं जब तक पॉइंट बाहर है। तो इसकी वजह से इस स्मॉल वर्क डन को लाने में के क्यू डी क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर इतना वर्क डन करना पड़ेगा, यही डी यू होगा। अब मुझे क्या करना है कि वेरिएबल क्या है मेरा, आर भी चेंज हो रहा है, क्यू भी चेंज हो रहा है, तो दो वेरिएबल हैं। अब इंटीग्रेशन करना है तो या तो आर को क्यू की टर्म्स में लिख लो, ये एक वो है, या क्यू को आर की टर्म्स में लिख लो। और वो कैसे पता चलेगा कि इस पोर्शन में आप देख सकते हो ये जो नया डी आर का वो हुआ है, तो इस डी आर थिकनेस की स्फेरिकल शेल की वॉल्यूम क्या होगी, वो जाएगी 4πr² डी आर। तो उसको अगर रो से मल्टीप्लाई कर दें तो यही वो चार्ज था डी क्यू, जिसकी वजह से ये डी आर जो है वो इंक्रीज़ हुई है कि नहीं, ये जो है वो डी आर इंक्रीज़ हुई है थिकनेस। तो रो की वैल्यू क्या है, रो जो है मेरा वो सिंपली टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम है 4/3πr³। ओके, तो यहाँ से रो पता चल गया, तो ये डी क्यू और डी आर में जो है रिलेशन पता चल गया। तो मैं इनमें से क्यू को भी मैं इसकी टर्म में आर की टर्म में लिख सकता हूँ, या आर को डी क्यू की टर्म में लिख सकते हो क्यू की टर्म में। तो वो आपको ऐसे वेरिएबल चेंज करना है और इसको फिर इंटीग्रेट करना है। आर की लिमिट 0 से कैपिटल आर जाएगी और क्यू की लिमिट रखोगे तो 0 से कैपिटल क्यू जाएगी। ओके, तो जो आंसर आएगा वो मेरे ख्याल से वेरीफाई करना है क्या यही आएगा। तो मुझे जहाँ तक याद है मेरे ख्याल से इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 3/5kq²/r। ठीक है, चेक करो, श्योर नहीं हूँ बट स्टिल मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यही होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये जो था वो था उसकी सेल्फ एनर्जी। ओके, तो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है,
तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इसको अच्छे से समझेंगे, है ना, ढंग से करेंगे। तो है क्या कि मान लेते हैं चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है, क्यू मान लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि अगर इसको मैं फिक्स रखूं, अगर इस चार्ज हो और मैं एक दूसरा चार्ज क्यू लाऊं, यहाँ से डिस्टेंस आर पे अगर मैं चार्ज क्यू ले आऊँ, कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो एक्सटर्नल एजेंट को, जो भी है लाने वाले को, कितना वर्क करना पड़ेगा, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और वो क्या होगी कि क्यू बाय आर, है ना। अब बात क्या है कि ये जो टेस्ट चार्ज है अपना, ठीक है, तो अगर मान लो इसकी वैल्यू 1 यूनिट हो जाए, मतलब जो चार्ज हम क्यू ला रहे हैं इन्फिनिटी से, अगर वो 1 कूलम है, ओके, तो ये चार्ज अगर 1 कूलम है, इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, तो क्या हुआ कि एक्सटर्नल एजेंट को इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक, इस पॉइंट पे यूनिट चार्ज को, इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं क्यों रेफरेंस पॉइंट है, वो हम आगे बिल्कुल कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो इस बात में ये डिफाइन किया गया। एक्चुअली में हुआ क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस पहले, जैसे हमने एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट किया, पहले ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफाइन किया गया था, ठीक है। और वो क्या था कि एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस r2 है, ओके। तो एक यूनिट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क करना पड़ेगा, वही चेंज इन पोटेंशियल होगा। ये चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन ही क्यों किया गया है, हमने क्या देखा कि मान लेते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ। यहाँ पे चार्ज क्यू है, ओके, तो ये डिस्टेंस r1 थी, ये पॉइंट था जो डिस्टेंस r1 पे था, और ये पॉइंट था जो डिस्टेंस r2 पे था। तो जो 1 कूलम चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ ले गया, तो भले ही मैं इस पाथ के अलोंग ले गया हूँ, ठीक है, तो मान लो मैंने वर्क डन W किया, ये एक्सटर्नल एजेंट ने, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। फिर मैं इस पाथ के अलोंग ले गया, इस पाथ के अलोंग ले गया, तो सभी को किसी भी पाथ के आप अलोंग ले जाओ, ये W1 है, ये W2 है, ये W3 है, तो सभी में जो ये यहाँ से यहाँ जाने में वर्क डन करना पड़ा वो सेम था, ठीक है। तो W1 जो है वो इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसके अगेंस्ट हमें वो जितना वर्क करेगी उसका नेगेटिव ही एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। अगर 1 कूलम चार्ज को इधर से उधर ले जाना है तो वो पाथ इंडिपेंडेंट रहेगा हमेशा ही। तो उस केस में क्या डिफाइन किया गया कि यहाँ से और इन 2 पॉइंट के बीच में अगर मुझे 1 कूलम चार्ज को मूव करना है तो उस केस में वो फिक्स है कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वो मान लो W है। अब ऐसे ही 2 पॉइंट के बीच में जो जितना भी वर्क डन करना पड़ता है चार्ज को मूव कराने के लिए वो फिक्स होता है। तो हमने माना कि वो ऑब्वियसली बात स्केलर क्वांटिटी है वर्क डन, तो कुछ नंबर मतलब कुछ स्केलर क्वांटिटी यहाँ और कुछ स्केलर क्वांटिटी यहाँ, तो सिर्फ एक नंबर है जो यहाँ और यहाँ के नंबर का डिफरेंस हम मान लेते हैं यहाँ पे जो थी वो V1 एक नंबर था और यहाँ पे है V2, ठीक है। तो क्यों V1 V2 मान लेते हैं, जैसे ये एक पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, ठीक है। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये मैं मान रहा हूँ कि ये पॉइंट जो है वो O है, O मेरा रेफरेंस पॉइंट है। तो O से A जो वर्क करना पड़ता है मुझे, वो मान लेते हैं कि VA है कि नहीं, और O से B जो वर्क करना पड़ता है चार्ज को ले जाने में वो VB है, यूनिट चार्ज को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये भी पता है कि अगर मैं ये पूरा पाथ कवर करके मतलब O से A से B और B से O वापस आ जाऊं तो उस केस में नेट वर्क डन 0 होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो क्लोज पाथ में वर्क डन 0। तो यहाँ पे वर्क डन 0 होगा।
तो मुझे फाइंड आउट करना है कि ये यहाँ से ए से बी जाने पे ये WAB क्या होगा, ए से बी जाने पे, ठीक है। अब ये भी पता है कि अगर O से B जाने पे VB वर्क डन है तो B से O आने पे, तो अपोजिट डायरेक्शन में आने पे जो है, मान लेते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में आए तो उस केस में वो माइनस ऑफ VB हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्क डन B to O जो है वो माइनस VB हो जाएगा, है ना। ये भी पता है क्योंकि फिर इंटीग्रेशन हमने अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो यहाँ से यहाँ तक जाने वाला वर्क डन क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे O से A प्लस A से B, B से O, तीनों का सम जो 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब O से A तो VA प्लस A से B WAB मस्ट प्लस B से O माइनस VB और एक इसके इक्वल होना चाहिए 0। तो इसका मतलब WAB है क्या, WAB जो है वो सिंपली VB माइनस VA है। तो आप किसी भी पाथ से जाओ तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है VB जो कि वर्क डन करना पड़ा रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक लाने में और रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक लाने में VA, तो इन दो क्वांटिटीज़ का डिफरेंस रहेगा हमेशा, कौन सी, VB माइनस VA जब A से B जाएंगे। तो अब क्या है कि अगर मैं हर पॉइंट पे ये देख लूँ कि रेफरेंस पॉइंट से वहाँ तक लाने में वर्क डन कितना है, तो इसको हम पोटेंशियल जो का नाम देंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि जो ये क्वांटिटी है VB और VA, ये अगर हर पॉइंट पे मुझे पता चल जाए कि इस पॉइंट का V क्या है, इस पॉइंट का V क्या है, हर पॉइंट का V पता चल जाए, तो मुझे इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे पॉइंट P है, वहाँ पे पॉइंट Q है, तो P से Q यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो सिंपली VQ माइनस VP हो जाएगा, है कि नहीं। अब तो उस केस में जो है तो अब ये कैसे पता चलेगा कि VP है क्या। तो रेफरेंस पॉइंट हम किसको सेट करते हैं, तो यूजुअली रेफरेंस पॉइंट हम जो है इन्फिनिटी को सेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन्फिनिटी से A तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो A का पोटेंशियल हो जाएगा, इन्फिनिटी से B तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो B का पोटेंशियल हो जाएगा। फिर मुझे A का पोटेंशियल पता है, B का पोटेंशियल पता है, तो A और B के बीच में A से B ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, B से A ले जाने में कितना वर्क डन पता है, वो हमें पता चल जाएगा, है कि नहीं, यूनिट चार्ज को। तो उस केस में अगर मैं यहाँ V लिखूँ तो V मुझे क्या लिखना चाहिए, कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस R। तो ये R डिस्टेंस मान लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज Q है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि इन्फिनिटी से आप रेफरेंस पॉइंट जो कि अपना इन्फिनिटी है वहाँ से 1 कूलम चार्ज लाओ यहाँ तक, तो उस केस में V जो सिंपली KQ इंटू एनर्जी, वही तो वर्क डन है और वही पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे सिर्फ 1 कूलम आ जाएगा Q की जगह, ठीक है, डिवाइडेड बाय R। तो ये हो जाएगा सिंपली KQ बाय R। और ये कब है, जब जो V जो है इन्फिनिटी पे वो जो है वो 0 है, वो रेफरेंस पॉइंट है अपना। तो हमें ये पता लग गया यूनिट चार्ज को लाने में यहाँ पे। लेकिन अगर U का देखें तो अगर यहाँ पे चार्ज Q होता और यहाँ पे जो है इस पॉइंट में Q इक्वल टू 1 हमने पुट किया है, तो अगर U होता तो U तो सिंपली KQ बाय R था, है कि नहीं। तो अगर V और Q में अगर देखें तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि यूनिट चार्ज को लाने में इतना वर्क डन करना पड़ता है, तो Q चार्ज लाने को इसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे ना यार, है कि नहीं। तो वही बात है, 1 कूलम चार्ज के लिए इतना वर्क करना पड़ता है, तो 2 कूलम चार्ज के लिए इसके डबल करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ये U है वो सिंपली Q इंटू V है, या आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज विच इज V इक्वल टू U बाय Q। तो ये पोटेंशियल है, ओके। अब जैसे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए तो मैं पता लगा लूँगा वहाँ पे उस चार्ज पे फोर्स कितना होगा। ऐसे ही अगर मुझे V पोटेंशियल पता लग जाए, तो अगर 2 पॉइंट का बीच में पोटेंशियल पता लग जाए, मान लो ये पॉइंट A और ये B है, ठीक है, यहाँ से यहाँ अगर मैं किसी Q चार्ज को ले जाऊँगा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो सिंपली वर्क डन जो होगा A से B ले जाने में Q चार्ज को, वो हो जाएगा Q इंटू VB माइनस VA, दैट्स इट, है कि नहीं। तो
तो इसलिए पोटेंशियल जो है वो लाइफ इजी कर देता है। तो अब हमें पोटेंशियली कैलकुलेट करना है अलग अलग सिस्टम का। तो आपको जो है वो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी की तरह। तो इसमें भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान देने लायक हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट्स ओके। मान लेते हैं कि मुझे सिस्टम का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, या इसमें एक और चीज़ बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का क्या रिलेशन है। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो देखते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है ना, हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी। तो मान लें चार्ज Q है, ओके, और हम जो है वो जैसे ये डिस्टेंस R है, हम इसको इन्फिनिटी से ला रहे थे, है कि नहीं। मान लेते हैं कि मैं यहाँ से, ये पॉइंट A है, तो A से B गया इस पॉइंट पे, ये पॉइंट B है, ठीक है। A से B गया और सम डिस्टेंस dr गया। तो मुझे बताना है यहाँ से यहाँ जाने में कितना पोटेंशियल में चेंज आया होगा। दैट्स द होल पॉइंट, है कि नहीं। तो बेसिक डेफिनेशन से चलते हैं पहले, ठीक है। तो अगर 1 कूलम चार्ज पे यहाँ कितना फोर्स लगता है, अगर 1 कूलम चार्ज पे या Q अगर चार्ज रखा है तो Q पे देख लेते हैं। Q पे फोर्स जो है वो सिंपली Q बाय R स्क्वायर लगता, ठीक है। तो अगर 1 कूलम रखा है तो 1 कूलम पे कितना लगेगा, तो 1 कूलम पे सिंपली जो है फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज वो हो जाएगा Q बाय R स्क्वायर, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है कि नहीं, F बाय Q। तो इस पे फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर 1 कूलम चार्ज है। तो यहाँ से ये आगे जाएगा। तो अब क्या करना है, वर्क डन निकालना है, किसका, एक्सटर्नल का। तो एक्सटर्नल तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना, इसको एक्सेलरेट नहीं होने देगा। तो एक्सटर्नल तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, F इलेक्ट्रिकल उस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो F एक्सटर्नल ने क्या फोर्स लगाया, नेगेटिव ऑफ Fe। तो उस केस में जो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल है dV, वो क्या लिखना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस ऑफ Fe इंटू डॉट dr। यही वर्क डन होगा ना। कहने का मतलब क्या है कि dr इस डायरेक्शन में है, ओके, और F एक्सटर्नल मुझे लिखना क्या चाहिए, मुझे dV जो है वो F एक्सटर्नल डॉट dr लिखना चाहिए। यही तो है बेसिक डेफिनेशन, जो एक्सटर्नल को जितना वर्क करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में। और ये एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स जो इक्वल है मैग्नीट्यूड में Fe के, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो माइनस ऑफ Fe है वेक्टर फॉर्म में। तो माइनस Fe डॉट dr लिखा। तो Fe की वैल्यू देखें तो E है, तो dV जो है वो सिंपली माइनस E डॉट dr है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मुझे टोटल A से B कैलकुलेट करना तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब ये रिलेशन है, ठीक है। तो अब जो है इसमें वो भी देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि क्या हो रहा है। अगर A से B जा रहे हैं, डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, तो पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा। तो मान लो E, अब मैं जस्ट सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ है ये Q, ओके। तो दूर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, ऑब्वियस सी बात है। पोटेंशियल जो है वो है कि Q बाय R, तो R बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, ठीक है। तो A से B जाएंगे, तो A से B जाने पे पोटेंशियल कम होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अगर Q से A की देखें तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो अगर मतलब अगर यहाँ पे देखें तो dV अगर स्मॉल चेंज देखें तो माइनस E डॉट dr था। तो अगर E और dr दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा E और dr। तो इस केस में कोस 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये माइनस E dr कॉस 0 डिग्री। तो इसका मतलब कोस 0 1 हो गया, तो माइनस E dr, तो ये हो जाएगा dV। तो मतलब dV जो है वो नेगेटिव होगा,
तो dv नेगेटिव का मतलब है कि पोटेंशियल घट रहा होगा, सेम दिख रहा है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ करता है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में अगर मूव करोगे तो पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो यही जो है यहाँ के बेसिक पॉइंट है। अलोंग ई potential decreases, opposite of E, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करें तो उसके इसमें पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। ओके, तो अब जो है पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, बस यही जो है। अब एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी अगर हमें पोटेंशियल पता है। तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है, जस्ट मान लो कि मेरे पास अब सिस्टम ले लेते हैं, चार्ज स्फेरिकल शेल और स्फेयर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इजी तुम्हारे लिए दे देता हूँ, डिफ़िकल्ट तुम्हें दे देता हूँ, इजी खुद कर लेता हूँ। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, तो उस केस में क्या होगा कि मान लो मेरे पास चार्ज स्फेरिकल शेल है, ऑर्डर है, तो उसके और इसका पे चार्ज क्यों है, इसकी रेडियस आर है। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि यहाँ से अगर एक पॉइंट बाहर है सेंटर से डिस्टेंस आर पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल का मतलब है कि एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाएं और यहाँ तक ले आएँ, तो उसको लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो उस केस में पॉइंट बाहर है तो जो जिस भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, वो मैं मान सकता हूँ कि ये पूरा चार्ज क्यों अगर सेंटर पे होता तो उतनी फोर्स लगती जब हम 1 कूलम चार्ज को ला रहे होते, क्योंकि चार्ज बाहर ही है इस पॉइंट से, स्फेरिकल शेल से। तो यहाँ पे जो वही होता अगर इस चार्ज को मैं क्यू सेंटर पे कंसिडर कर लेता, तो उसकी वजह से वही सेम फोर्स लगती है। तो इसका मतलब यहाँ से डिस्टेंस आर पे, और मुझे पता है पोटेंशियल होता है सिंपली के क्यू बाय आर, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज ही आर, ये किसके लिए था, ये पॉइंट तो बाहर था, तो ये पॉइंट जो है वो बाहर था, तो आर ग्रेटर देन आर था यहाँ पे। तो इफ़ आर लेस देन आर मीन्स आर इक्वल टू आर पे क्या हो जाएगा, सिंपली आर की वैल्यू आर पुट कर दोगे। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे जो वी होगा वो सिंपली के क्यू बाय कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो मुझे जो है वो यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, कहाँ पे, अंदर, या डिस्टेंस आर यहाँ पे, ओके। तो अब पोटेंशियल ज़ीरो, यहाँ पे फोर्स तो ज़ीरो होगी। अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज क्यों रख दूँ या 1 कूलम चार्ज रख दूँ, उस पर तो फोर्स ज़ीरो लगेगी। तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होती है, तो क्या यहाँ पे फोर्स जो क्या कहते हैं उसे, पोटेंशियल ज़ीरो है। देख लेते हैं क्या है, बेसिक डेफिनेशन से ही देखते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब है कि इन्फिनिटी से मैं अगर चार्ज लाऊँ क्या 1 कूलम को, ओके, तो उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही जो है मेरा पोटेंशियल हो जाएगा। अब जब इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं, तो जब ला रहे हैं तो पहले तो सरफेस तक लाएंगे। तो सरफेस तक हमें यहाँ से यहाँ तक सरफेस तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, के क्यू बाय आर, मतलब आर अगर कैपिटल आर हो जाए तो, है कि नहीं। तो सरफेस तक लाने में के क्यू बाय आर वर्क डन करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम इसके अंदर एंटर करेंगे चार्ज क्यू को लेके, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 कूलम चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो उसको हमें किसी फोर्स के अगेंस्ट मूव नहीं करवाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो एक्सटर्नल एजेंट को भी कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी अगर विदाउट एक्सेलरेशन उसको ले जाना है। तो उस केस में यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब टोटल वर्क डन क्या हुआ, टोटल वर्क डन होता
यहाँ से यहाँ तक जाने में सरफेस से, और फिर सरफेस से अंदर पॉइंट तक जाने में। तो जो पोटेंशियल है इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे ले जाऊँ उसको, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स है नहीं। तो ये इसको मूव विदाउट एक्सेलरेशन अगर मूव करवाना तो इस पर फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेट करने लगेगा। ठीक है, तो v इनसाइड क्या हो जाएगा, वो सिंपली वही हो जाएगा जो वर्क डन हमने यहाँ से यहाँ तक किया, और वो हो जाएगा k/r। तो इसका मतलब स्फेरिकल शेल के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो सेम होता है, और वो वही होता है जो सरफेस पे होता है एवरीवेयर। तो पोटेंशियल और उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा आएगा, तो ये आर वी है, ये आर है, तो उस केस में ये आर है, तो सेंटर पे ज़ीरो, सेंटर पे जो है आर ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल जो है वो तो k/r है। तो ये कब तक रहेगा, सेम पोटेंशियल रहेगा, कब तक, जब तक यहाँ पे कैपिटल आर नहीं आ जाते, उसके बाद 1/r है, ऐसे फोल्ड करेगा। तो होमवर्क क्या है, ये इजी वाला था, डिफ़िकल्ट वाला कौन सा है, डिफ़िकल्ट वाला है सॉलिड स्फीयर, सेम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो इसकी वजह से कैलकुलेट करना है। तो मान लो कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, इसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। किधर, बाहर एक पॉइंट है, सरफेस पे मान लो चार्ज क्यू है, या डेंसिटी मान लो रो है, दोनों कंसीडर कर सकते हो। और क्यू और रो में तो रिलेशन पता ही है, क्यू जो है वो सिंपली रो इंटू 4/3πr³ हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। मुझे क्या, फिर यहाँ पे ये जो है मेन पार्ट है आर डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल क्या हुआ। अब जो है जब हम सरफेस से यहाँ तक, सरफेस तक तो कैलकुलेट करना आसान है, वो तो सिंपली के यहाँ तक तो k/r ही हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अंदर यहाँ से यहाँ ले जाने में अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी है, वेरिएबल, क्योंकि अंदर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ρ/3ε0 r, है कि नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती थी, और हम इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में चलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक भी जाने में पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। तो फाइंड आउट करना है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, dv क्या हो जाएगा, -E.dr होता है कि नहीं। तो इंटीग्रेट कर लोगे, और कहाँ से कहाँ तक जाओगे, ये जाओगे आप, r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ये सिंपली वेरी कर रहा है कैपिटल R से स्मॉल r, तो यहाँ से यहाँ गए ना यार, तो कैपिटल R से स्मॉल r, और E की वैल्यू पता है, ये हो जाएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ से पता चल जाएगा चेंज इन पोटेंशियल क्या है। ये चेंज कहाँ से कहाँ आएगा, सरफेस से VR, जो VR से V स्मॉल r, है कि नहीं। जो ये चेंज आएगा वो आएगा सरफेस से उस r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी उन दोनों के बीच का। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी, में E की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो रो कहाँ से लाओगे, तो रो ये है। ठीक है, इजी है। तो उस केस में जो है ये कर लोगे तो VR माइनस V, आपके पास VR माइनस VR आ जाएगा। तो VR की वैल्यू क्या है, VR जो है ये VR है, सरफेस पे जो पोटेंशियल है। ठीक है, तो कैलकुलेट करो VR की वैल्यू क्या आएगी और फाइंड आउट करो, इजी है। ओके, तो मेरे ख्याल से आज इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो HC वर्मा का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो फिर उसके क्वेश्चन करने हैं।